Hello everyone. Today we are going to start with class 11 chemistry chapter number 1 some basics concepts of chemistry. So without wasting time, let us start with the first question. The concentrated nitric acid is 70% HNO3. The amount of concentrated nitric acid solution that should be used to prepare 250 ml of 2.0 मोलर HNO3 इज़। ठीक है, तो आपको एक्चुअल में अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको ये बता दिया गया है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं तो मतलब वहाँ पर हमारा 70% HNO3 होगा। ठीक है, यानी अगर मैं 100 ग्राम्स लेकर चलता हूँ आपके सॉल्यूशन के, तो उस सॉल्यूशन में जो है हमारा 70 ग्राम्स जो हैं वो किसके हैं? 70 ग्राम्स हमारे HNO3 के हैं। ठीक है, तो ये हमको जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो हमें वॉल्यूम दे रखा है 250 ml है और कॉन्सेंट्रेशन हमें 2 मोलर जो है कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया? सबसे पहले देखिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं आपका मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी में अगर मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं तो देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे? आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, तो मुझे वहाँ पर क्या मिल जाता है? मुझे वहाँ पर मिल जाता है मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल M से भी लिखते हैं। क्या मिल जाता है? मोलैरिटी मिल जाता है, जिसको कैपिटल M से लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए मुझे जस्ट कुछ नहीं करना है, मुझे बस वॉल्यूम को, जो कि है 250 ml। अब दिक्कत ये है कि ये तो मिलीलीटर में दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो हम लीटर्स में लेकर चलते हैं। तो मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि ml है, ml को लीटर्स में, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 के साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई वॉल्यूम को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? मोलैरिटी के साथ। मोलैरिटी हमें दिया हुआ है 2 मोलर सॉल्यूशन, सो 2 हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं हमारे पास वो आ चुके हैं हमारे पास। अब ये 500 है, ठीक है, और अपॉन में 1000 हो चुका है। सो दैट इज़ 1/2 या फिर 0.5 भी आप बोल सकते हो। ठीक है, 3 ज़ीरो के साथ सॉरी 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो 1/2। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ मोल्स तो मुझे मिल गए हैं। अब मैं अमाउंट निकाल लेता हूँ कि कितना अमाउंट है यहाँ पे। सो अमाउंट, ठीक है, सो अमाउंट कितना है? अमाउंट ऑफ आपका HNO3, ठीक है, अमाउंट ऑफ HNO3 कितना है यहाँ पे? सो अमाउंट निकालने के लिए देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स का एक फार्मूला मैं आपको पहले भी बताया हुआ है। वो हमेशा होता है आपका, जो भी आपका गिवन मास है या अमाउंट है, ठीक है, गिवन मास भी बोल सकते हो आप या इसको अमाउंट भी बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जितना भी अमाउंट है, ठीक है, मास मतलब उसका अपॉन में आपका मोलर मास। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मैंने मोलर मास नहीं निकाला है HNO3 का, तो मैं निकाल लूँगा। HNO3 का निकालना तो आसान है। देखिए हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन में 16/3। ठीक है, तो ये आपका टोटल बन गया। अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं सो कितना आ जाएगा? ये देखिए 16/3, फिर उसमें 14 और 1, तो ये बन गया आपका, देखिए 63 बन गया। ठीक है, तो यानी अमाउंट ऑफ HNO3 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यानी ये चीज़ चाहिए मुझे, अमाउंट मतलब गिवन मास चाहिए। तो मुझे मोलर मास को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ। तो मोलर मास कितना है? मोलर मास तो हमने अभी अभी निकाला, जो कि है 63। ठीक है,
और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ। चलिए 1/2 के साथ डिवाइड किया, कितना बन गया 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 1 ज़ा 2.5, ठीक है। तो कितना मिल गया 31.5 जो है वो हमें मिल चुका है 31.5 ग्राम्स में। तो HNO3 मुझे मिल चुका है 31.5 ग्राम। अब मुझे देखना है कि सॉल्यूशन कितना है, अमाउंट ऑफ द निट्रिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है। अब मुझे HNO3 मिल गया प्योर फॉर्म में 31.5 ग्राम। अब मुझे क्या करना है, देखिए कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 70 ग्राम लेता हूँ किसके, HNO3 के, ठीक है, HNO3 के, तो सॉल्यूशन कितना बनता है, सॉल्यूशन बनता है 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन बन गया। अब मुझे सॉल्यूशन बताना है कितना बनेगा 31.5 ग्राम पे, तो एक पे कितना बनेगा, एक पे बनेगा 100/70, 100 डिवाइडेड बाई 70, एंड फॉर 31.5 it will become, for 31.5 it will become 100 divided by 70 into 31.5, ठीक है। फिर पॉइंट हटा के आपने नीचे लगा दिया 10, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो के साथ इस ज़ीरो कैंसिल, फिर 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, देन 29 30 31, यहाँ पे 3 आ गया 35 हो गया ये, फिर 7 5 ज़ा 35, यानी हमें 45 ग्राम्स जो हैं वो मिल चुके हैं। सो अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक सॉल्यूशन आपको कितना मिल गया, दैट इज़ 45 ग्राम्स, ठीक है। सो दैट इज़ योर आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, दैट 6.02 इंटू 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़, अब देखिए कंसनट्रेशन हमें निकालनी है सॉल्यूशन की, और हमें देखिए मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं किसके, यूरिया के। अब देखिए अगर आपको यूरिया का फार्मूला नहीं पता तो देखिए यूरिया का फार्मूला क्या होता है कि एक NH2 लगा होता है ऐसे, देन कम्स C डबल बॉन्ड O, देन कम्स NH2, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि अगर इसके केमिकल फार्मूला की मैं बात करूं तो N2H4 एंड CO, ठीक है। फिर अब अगर मैं, ये तो हमें पता लग गया, अगर मैं इसमें बात कर लेता हूँ इसके मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं 7 × 2 14, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के लिए 1 यूज़ कर लिया, 1 × 4 4, कार्बन के लिए यूज़ कर लिया 12, और ऑक्सीजन के लिए यूज़ कर लिया 16। तो 6 4 10 + 4 14 और 2 16, ठीक है, 6 आ गया, और 1 कैरी में 1 आ गया, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, ठीक है, तो 46। तो अब देखिए एक्चुअल में हमें इस क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम ये देखेंगे कि 46 को अगर मैं ग्राम लिख दूँ सो इट विल बिकम्स आर मोलर मास, ठीक है। तो 46 ग्राम्स जो हैं आपके, ठीक है, आपके 46 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर, जो कि हम मान लेते हैं 6.02 into 10⁻23. So these many molecules will be equal to the molar mass because it is equal to the Avogadro number. किसके बराबर होंगे आपके मोलर मास 46 ग्राम के। तो पहले ये देख लेते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स, यानी 6 पॉइंट आपका, चलिए इतने मॉलिक्यूल्स में इतना ग्राम है, तो एक मॉलिक्यूल कितने ग्राम के इक्वल होगा। देखिए ये यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, यूनिटरी मेथड आपको मैंने पहले भी सिखाया है। तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, सो 46/6.02 × 10⁻23। देखिए अगर आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लगभग हर दूसरे तीसरे न्यूमेरिकल में यूनिटरी मेथड तो आता ही है, तो उसको आप ज़रूर सीख लें, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में इतने ग्राम्स हो गए, अब आपको इतने मॉलिक्यूल्स के लिए ग्राम निकालना है, यानी 6.02 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, दीज विल बी इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स। तो इसके लिए आपको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगी इसके साथ। तो नीचे तो 10⁻23 है, और ऊपर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या है
6.02 इंटू 10⁻20। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 20 है, तो सॉल्व करके आपका देखिए ऊपर के 20 के साथ नीचे का 20 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 बच जाएंगे, बस 3 मतलब नीचे 1000 बच जाएगा। तो इतना ग्राम्स के बराबर आ गया, या फिर आप बोल सकते हो कि मिलीग्राम ही हो गया, 46 मिलीग्राम भी आप इसको बोल सकते हो। अब हमें क्या बताना है कि इन्होंने वॉल्यूम भी दे रखी है सॉल्यूशन की, इतनी वॉल्यूम है, तो अब हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, वो भी आंसर अगर आप चेक कर लें, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को भी लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट आंसर में आपने देखा है कि कैपिटल एम में लिखा है, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लेते हैं लीटर्स में, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स लेने हैं, तो नंबर ऑफ़ मोल्स लेने के लिए अगेन हम बार बार यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि जितना भी हमारा गिवन मास होता है, ठीक है, या आपका जो भी अमाउंट होता है, उसको हम हमेशा डिवाइड करते हैं मोलर मास के साथ। अब हमने दोनों ही चीज़ें निकाल रखी हैं यहाँ पे, देखिए मोलर मास भी हमने निकाल रखा है, और जो अमाउंट है गिवन मास है वो भी हमारा ये निकल चुका है, तो मुझे बस इसको इसके साथ डिवाइड कर देना है, देन आई विल गेट द आंसर। तो डिवाइड करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए डिवाइड करने पे 46 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, और जब मैंने इसको डिवाइड किया इस 46 के साथ, तो ये यहाँ पर आ गया नीचे, ठीक है, तो 46 के साथ 46 कैंसिल, ये मेरा 0.001, ये तो नंबर ऑफ़ मोल्स आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, ये तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमने निकाल लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए। अब मुझे लास्ट में सॉल्यूशन की वॉल्यूम के साथ डिवाइड करके मुझे जो है मोलैरिटी बना देनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस के साथ कैसे डिवाइड करेंगे कि 0.001 तो मोल्स हो गए। अब देखिए डिवाइडेड बाय 100 ml, अब 100 ml है, अब 100 ml को लीटर में चेंज करना तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 ये 0.1 के बराबर हो जाएगा। अब ये 0.1 के जब बराबर हो गया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 आएगा, और नीचे ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 लग जाएगा, 1 2 3, तो 0 के साथ 0 कैंसिल, 1/100 विल गिव यू द वैल्यू 0.01 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल गेट योर आंसर। ओके, so now comes our third question. Mole fraction of the solute in a 1.00 molar aqueous solution is. अब हमें क्या निकालना है, अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, वो भी सॉल्यूट के लिए। अब यहाँ पे मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए हमें क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं। मोलर का मतलब ये मोलैलिटी दिया हुआ है, ठीक है, मोलर लिखा हुआ है, अगर मोलर लिखा होता तो हम मोलैरिटी लेते, ठीक है, तो मोलर लिखा हुआ है तो इट मीन्स इट इज़ मोलैलिटी, मतलब 1 स्मॉल m जो है हमें कॉन्सेंट्रेशन दी गई है। एक्वस सॉल्यूशन साफ तौर पे एक ही चीज़ बताता है कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो वाटर यूज़ हुआ है, ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ से पता लग चुकी हैं। हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए जैसे मुझे सॉल्यूट का निकालना है, तो सॉल्यूट का हम क्या करेंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स हम लेंगे ऊपर, ठीक है, दैट इज़ द फॉर्मूला, और डिवाइड करेंगे इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट के साथ, प्लस सॉल्वेंट के साथ हम इसे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब ये फार्मूला तो आ गया, अब यहाँ पर इसका क्या यूज़ है, अब इसका यूज़ देख लेते हैं आपका कि जो हम मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, तो मोलैलिटी का क्या फार्मूला होता है। अब देखिए स्मॉल m मीन्स द मोलैलिटी, मोलैलिटी का फार्मूला होता है, ऊपर तो आता है आपका नंबर ऑफ़ मोल्स ही आते हैं, किसके नंबर ऑफ़ मोल्स आते हैं आपके सॉल्यूट के, और डिवाइड करते हैं हम 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, किसको डिवाइड करते हैं 1 kg सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, यानी सॉल्वेंट हमने नीचे लिया होता है 1 kg, या फिर आप बोल सकते हो 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। अब यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, आपका वाटर है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया मिल गया
कि हमारे जो ये जो 1 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये जो 1 है यहाँ पे, तो यानी ये नंबर ऑफ़ मोल्स हो गए सॉल्यूट के। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता लग गया 1 है। सो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने 1 पुट कर देना है। अब सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट का हमें अमाउंट लग गया है पता कि 1000 ग्राम है। ठीक है, 1000 ग्राम पानी का 1000 ग्राम है, बट इस 1000 ग्राम में जो है आपका वो कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 1 हो गया। ठीक है, और सॉल्वेंट कितना हो गया, 1000 ग्राम। अब इसमें क्या कर लेंगे, देखिए अब हमें ये पता ही है कि पानी के 1 मोल में, ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, 18 ग्राम किस तरह से होते हैं, क्योंकि ये इसका मोलर मास होता है वाटर का, आप भी निकाल सकते हैं H2O के फॉर्मूले से। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 दैट इज़ 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 दैट विल बिकम 18। तो 18 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है, तो 1000 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा, तो पहले 1 ग्राम निकाल लिया। यहाँ भी यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 1/18, और 1000 के लिए आपने क्या कर लिया, 1000 के लिए आपने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1000 के लिए आपने क्या किया, 1/18 इंटू 1000, जो सॉल्व करके आता है आपका 55.5। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 55.5 मोल्स आ गए। ठीक है, तो सॉल्वेंट के भी मोल्स पता लग गए 55.5। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर तो आ गया 1 और नीचे आ गया 1 प्लस 55.5, कितना बन गया आपका, 56.5 बन गया। इसको डिवाइड करते ही आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब जो मोल फ्रैक्शन है वो आपका यहाँ पर एक तरह से आप बोल सकते हो इट्स अ यूनिट लेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगी। तो 1/56.5 आपका सॉल्व करके कितना बनता है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा 0.0177। ठीक है, सो यू विल गेट दिस आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। अब है देखिए, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन। अब जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं वो मैक्सिमम किस में है, क्या वो 18 ग्राम 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में हमारे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मैक्सिमम है। चलिए यहाँ तो आपके मॉलिक्यूल्स ही दिए हुए हैं, बट यहाँ पर 1.8 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर 18 ग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पे 18 मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकालने हैं, इसमें तो इन पहले से ही हमें दिया हुआ है। अब इनको निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, ये देखिए मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसमें हम मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लेते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ हमें किस तरह से करना है, दैट इन अ मोल कॉन्सेप्ट अगर आप मोलर मास लें, जैसे पानी के लिए होता है H2O। ठीक है, H2O में क्या है कि सबसे पहले इसका मोलर मास निकालने के लिए आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। हाइड्रोजन का 1 रखा, ऑक्सीजन का 16, तो 1 इंटू 2 यानी 2 प्लस 16 18 आ गया। ठीक है, तो इस 18 के आगे अगर आप ग्राम लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका मोलर मास बन जाएगा। तो 18 ग्राम में 18 ग्राम किसके इक्वल है, 1 मोल के बराबर होता है 18 ग्राम। तो यानी यहाँ पर हमने 18 ग्राम के लिए निकाल लिया 1 मोल, और 1 मोल में कितने आपके मॉलिक्यूल होते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है आपका, 6.022 इंटू 10⁻23। सो मैनी मॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा हैं ये 10⁻23। ठीक है, तो लगभग ये आपका इतने आपके क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे पानी के इसमें। ठीक है, 23। अब ये तो 18 ग्राम है, 1.8 ग्राम मीन्स इसका 1/10, तो इसी चीज़ का आपको 1/10 करना है। ठीक है, 1/10 क्यों करना है, क्योंकि देखिए 18 ग्राम का 1/10 1.8 ग्राम बनता है। तो यानी जितने मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं इनका अगर आप 1/10 करेंगे तो यहाँ पर आपको 10 से डिवाइड करके अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻22 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे 18 मोल्स की बात करनी है, तो ये जो आपका आया था ये तो 1 मोल में आया है, तो 18 मोल में इसका 18 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 टाइम्स, तो जो कि कितना होगा आपका 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो आप देख सकते हैं, ठीक है,
आप खुद देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की टर्म में ये 18 ही मॉलिक्यूल्स हैं और ये 6.022 10⁻22 है, ये 10⁻23 में है और ये 10⁻23 का भी 18 गुना ज़्यादा है। तो उस हिसाब से सबसे जो ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके 18 मोल्स ऑफ वाटर में। So now let us start with the fifth question, that when 22.4 liters of H2 gas is mixed with 11.2 liters of Cl2 gas each at STP, the moles of HCl gas formed is equal to, ये किसकी इक्वल है? ठीक है, तो अगेन यहाँ भी हमारा मोल कॉन्सेप्ट ही लगेगा, बट मोल कॉन्सेप्ट में हमने जो पढ़ा है कि जो हमारा जो मोल होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए, तो हमने ये पढ़ा है कि 22.4 लीटर किसी भी गैस का अगर हम STP पे लेते हैं, STP का मीनिंग होता है, STP मीन्स इट इज़ द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, उस पर अगर आप किसी भी गैस को लेते हैं, किसी भी गैस का 22.4 लीटर लेते हैं, तो वो 1 मोल ऑफ दैट गैस के बराबर होता है, 1 मोल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये पॉसिबल उसी केस में है जिसमें आपका रिएक्टेंट्स भी गैस हो और जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका वो भी गैस फॉर्म में हो। ठीक है, यानी आपका H2 प्लस Cl2 विल गिव यू HCl। ठीक है, तो यानी ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो जो बनने वाला यहाँ पे प्रोडक्ट है वो भी गैस है, तभी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने अगर रिएक्शन बनाई है तो इसको बैलेंस कर लें। ये देखिए 2 हो गया, तो यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ, इट मीन्स इट इज़ वन। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मीनिंग क्या होता है? कहने का मीनिंग होता है कि अगर आप 1 मोल लेंगे हाइड्रोजन गैस का और उसमें आप 1 मोल ऑफ Cl2 गैस डाल दें, तो आपको 2 मोल्स मिल जाएंगे HCl गैस के, 2 मोल्स मिल जाएंगे HCl गैस के। बट यहाँ पर हमें 22.4 लीटर की फॉर्म में दिया हुआ है कि 22.4 लीटर आपने लिया हाइड्रोजन गैस का, तो मतलब 22.4 लीटर लिया, तो एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हमने 1 मोल ही लिया। ठीक है, क्योंकि 22.4 लीटर जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, और क्लोरीन का हमने 11.2 लीटर्स लिया, जो कि लगभग क्या है आपका, इसका आधा है, यानी यहाँ पर आपका हाफ मोल है, यहाँ पर क्या है, हाफ मोल है। ठीक है, और यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर पूछा गया कितने मोल HCl के बनेंगे, तो सीधी सी बात है यहाँ पर तो हमने 1 मोल के साथ 1 ही मोल रिएक्ट होगा आपका, तभी 2 मोल बनेंगे। बट यहाँ पर हमें क्लोरीन में हमें अमाउंट कम दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर एज ए लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि यही बताएगा आपका कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितनी क्वांटिटी में बनेगा, तो इसको डिसाइड करने वाला फैक्टर इन दोनों में से आपका Cl2 गैस है, क्योंकि इसका अमाउंट कम है, तो क्योंकि ये बराबर रिएक्ट करते हैं, 1 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है। अब इसका आधा मोल हो गया, भले ही आप इसका 1 मोल ले रहे हो, बट यहाँ पर जो रिएक्ट होगा वो आधा मोल ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसके साथ देखना है, तो इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो देखिए, जब Cl2 जो है वो आप 1 मोल लेते हो, ऊपर वाली रिएक्शन में आपने देखा Cl2 1 मोल लेते हो तो HCl के 2 मोल बनते हैं। HCl के कितने मोल बनते हैं? 2 बनते हैं, तो 1 के लिए 2 बनेंगे। ठीक है, 1 के लिए अगर 2 बनेंगे तो 0.5 के लिए कितने बनेंगे? तो 0.5 के लिए बन जाएंगे आपके 0.5 × 2। ठीक है, मतलब एक तरह से आपने यहाँ हाफ किया तो यहाँ भी हाफ ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 मोल आपका HCl गैस का वहाँ पर आपको मिलेगा। So your correct answer is 1 mole of HCl gas.